अब इस चर्चा में आगे भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री संजय रतन जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 मार्च 2025 को जिस माननीय सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी वर्गों को टच किया है। किसानों को, बागवानों को, कर्मचारियों को, युवाओं को, महिलाओं को, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको उन्होंने टच नहीं किया। विधायकों के लिए भी उन्होंने जो है वो 5 करोड़ रुपए जो है वो बढ़ाया है, और डीजी और बीकेएनवाई के लिए अगर सभी विधायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। बावजूद इसके कि हमें दिल्ली से कुछ नहीं मिल रहा है, पीडीएनए का कुछ नहीं मिल रहा है, बीवीएमबी का शेयर हमारा नहीं मिल रहा है, 9,000 करोड़ रुपया हमारा जो एनपीएस का जो दिल्ली में पड़ा हुआ है उसको भी हमें नहीं दिया जा रहा है। और इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो दिसंबर 2022 में जब चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कुछ वादे किए थे, कुछ गारंटियां दी थी कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम इन गारंटीज को पूरा करेंगे। अपने सीमित साधनों में उन्होंने इन गारंटीज को भी पूरा किया है। इतना बड़ा डिजास्टर 2023 में हिमाचल प्रदेश में आया, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए भी 4500 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो उन्होंने अपने साधनों से जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को रिलीफ देने के लिए जो है वो जारी किया। कल यहां पे हमारे मित्र कुछ बोल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। कोई सड़क वाला मुख्यमंत्री है, कोई पानी वाला मुख्यमंत्री है, कोई हवाई मुख्यमंत्री है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री को सुधार बाधक तरीके से जाना जा रहा है हिमाचल प्रदेश। इतने सुधार किए जा रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश में। कई परंपराएं, कई कानून इतने पुराने थे जिनसे हिमाचल प्रदेश को नुकसान हो रहा था, उनमें बदलाव करके आज हिमाचल प्रदेश को विकास में आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक कहा था मुख्यमंत्री महोदय ने कि हम सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए, हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए, और व्यवस्था को परिवर्तित किया भी है मुख्यमंत्री महोदय ने। हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। आप लोगों की आंखें थोड़ी खराब हो चुकी हैं, चश्मा का नंबर बढ़ गया है, मैंने पहले भी कहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। आप लोगों का एक ही ध्येय बन गया है कि विरोध करना है। विरोध केवल मात्र विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, विरोध बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, अच्छाई के लिए होना चाहिए। कल प्रकाश राणा जी कुछ सुझाव दे रहे थे, अच्छे सुझाव थे। हिमाचल प्रदेश सबका है, इसमें कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं है। हिमाचल प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है, ये हम सबका दायित्व है। 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हम लोगों को चुनकर यहां भेजा है। वो इसलिए भेजा है कि हम हिमाचल को आगे ले जाएं, और हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया है। महज क्रिटिसिज्म करना कि हमारे समय में सब अच्छा हो रहा था और आपके समय में 2 साल में सब कुछ बुरा ही हो गया, ये कहना भी बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि आज केंद्र में आपकी सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं, कोई आपके प्रधानमंत्री तो है नहीं कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। और यह सौभाग्य रहा है कि उनको हिमाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मिला।
हिमाचल प्रदेश में उनको घूमने का अवसर मिला, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने को जानने का उन्हें अवसर मिला। और आप भी अपने भाषणों में ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का ये दूसरा घर है। तो जब नरेंद्र भाई मोदी जी का दूसरा घर है, उनको हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का पता है। उन्हें पता है कि मंडी में सेपू बड़ी चलती है, कांगड़ा में मदरा चलता है, मां ज्वाला का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, नैना देवी का मंदिर है। जब वो सारे हिमाचल प्रदेश को जानते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जब हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हुआ, उस वक्त 3 दिन तक यहां पे बहस चली। हमने कहा कि राष्ट्रीय आपदा इसको डिक्लेयर किया जाए। आप लोग भी बहस करते रहे। जब रेजोल्यूशन पास करने की बात आई तो आप वॉकआउट करके बाहर चले गए। होता तो ये कि आप उस रेजोल्यूशन का समर्थन करते और आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहते और इवन स्पीकर साहब को कहते कि 2 बसेस कीजिए जिसमें सबके सब विधायक जो है वो बैठते हैं, दिल्ली में सांसदों को लेते हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास चलते हैं। खर्चा तो सरकार ने करना था, जो वर्तमान सरकार है उसने करना था। हम अपने पैसे भी खर्च कर सकते थे। आप चलो। मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी आप में हिम्मत नहीं है, आज भी आप में हिम्मत नहीं है कि आप हमारे साथ दिल्ली चलें और सांसदों को लें। सांसदों को लेकर आप दिल्ली में चलें और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम जो है वो अपील करते हैं कि जिस हिमाचल प्रदेश को आप अपना दूसरा घर मानते हैं, जिस हिमाचल प्रदेश के गली मोहल्ले का आपको ज्ञान है, उस हिमाचल प्रदेश की आर्थिक दशा जो है वो बहुत बिगड़ चुकी है। इस आर्थिक दशा को सुधारने के लिए हमें कोई ना कोई पैकेज तो दो। चलिए आप, मैं तो पिछले 2 सालों से कह रहा हूं कि आप हिम्मत करो। पहले अगर आप हमको नहीं ले जाना चाहते तो खुद ही चले जाओ, अपने सांसदों से भी कहो, उनको ले जाओ। फिर आपसे बात नहीं बनती, अगर उनको यह लगता है कि हमारा समर्थन भी चाहिए तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं। ये जाते नहीं है, करते नहीं है। मैंने पहले कहा कि इनके दोहरे और तीरे मुंह हैं। ये यहां अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं और दिल्ली में जाकर कुछ और बोलते हैं। आप कई बार इस सदन में भी बोल चुके, बाहर भी आप बोलते हैं कि हमारी सरकार ने दिल्ली से आपदा के लिए इतना पैसा दे दिया, इस चीज के लिए इतना। तो एक श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते देती दिल्ली सरकार? दिल्ली से जारी करवा दो। अगर आपको हिमाचल के ऊपर विश्वास नहीं है तो दिल्ली से जारी करवा दो। बोलिए आप, दिल्ली में आपकी सरकार है, हमारी सरकार तो है नहीं। दिल्ली सरकार को बोलिए कि जो हिमाचल प्रदेश को उन्होंने डिजास्टर के लिए पैसा दिया, उसका एक श्वेत पत्र जो है जारी कर दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाए कि हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई, जो नॉन बीजेपी की सरकार जहां पे थी, वहां पे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने यह मदद जो है वो आज हिमाचल प्रदेश की। बोलिए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। आप केवल मात्र क्रिटिसिज्म करने के लिए यहां पर जो है वो भाषण देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सीमित साधनों में जिस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है और मुख्यमंत्री बधाई के पात्र। आप ये कह रहे थे यहां पे वो भी बन जाएंगे, हमारे भाग्य में लिखा होगा तो वो भी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सीमित साधनों में हिमाचल प्रदेश के लिए जो ये बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं वो वाकई ही काबिले तारीफ। अब यहां जोर जोर से चिल्ला रहे, ये आंकड़ा नहीं, इस स्कीम के लिए पैसा नहीं, उस स्कीम के लिए पैसा नहीं। अरे भाई, जो घर का मुखिया होता है उसको पता होता है कि मैंने पैसा कहां से लाना। वो कभी परिवार को ये नहीं बोलता कि मेरे पास कुछ नहीं है। परिवार को पता नहीं होता है कि मुखिया जो है पैसा कहां से ला रहा है और कैसे हमारी जरूरतें जो है वो पूरी कर रहा है। तो ये मुखिया जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो वित्त मंत्री भी हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इनको मालूम है कि मैंने हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है। जो इन्होंने बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं उसमें जो फिगर्स दी हैं वो सही हैं। आपको लगता है कि ये आंकड़ों का जाल है? जब आप प्रस्तुत करते थे तब सब ठीक था, हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको आंकड़ों का जाल लग रहा है। आपकी कथनी और करनी में बड़ा भारी फर्क है। हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश का जो मैक्सिमम फोकस है वो नेचुरल और ग्रीन हिमाचल के ऊपर किया है। वो चाहते हैं कि हिमाचल जो है वो हरा भरा रहे और नेचुरल चीजों के ऊपर जो है वो हम काम करें, ताकि हमारा जो है स्वास्थ्य भी ठीक रहे, आव भाव भी ठीक रहे,
और हिमाचल भी आगे बढ़े। और सबसे बड़ा जो इस बजट में मेरे को देखने को मिला है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की गई। किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएं, किस तरीके से उनकी आर्थिक को बढ़ाया जाए, कैसे वो तरक्की करें, कैसे हमारे गांव के लोग जो है वो आगे बढ़े, उसके ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री महोदय ने जो है फोकस किया है। आपको हल्दी के रेट पे भी बड़ा भारी प्रॉब्लम हो रही थी कि हल्दी का रेट जो है वो 90 रुपए क्यों दे दिया। हल्दी का रेट इसलिए 90 रुपए दिया कि हल्दी को बंदर नहीं खाते हैं। हल्दी अगर हमारे किसान लगाएंगे तो बंदरों से जो है कोई बात नहीं, सुअर इतने ज्यादा नहीं है, बीच बीच में जंगल से कभी उतर आते हैं सुअर, लेकिन बंदर जो है आज के समय में बंदर जो है वो ज्यादा तबाही करते हैं, तो हल्दी को बंदर जो है वो खाते नहीं है। इसलिए जो है वो उन्होंने जो है वो हल्दी के ऊपर फोकस किया। और भी ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से आर्थिक को बढ़ाया जाए, कैसे रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, उसके ऊपर इस बजट का फोकस किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बधाई देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री महोदय को। इन्होंने बहुत पिछले 2 सालों में काफी कोशिश की है कि शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा हो। हालांकि अभी और सुधार करने बाकी है। मैं आज सुबह भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पास बैठा था और मैंने भी कई सजेशंस दी हैं, इनको कई सजेशन दी हैं। शिक्षा में जो है वो सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर शिक्षा में हम सुधार करेंगे, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्वालिटी उनको मिलेगी, तभी वो समाज में आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छे शिक्षा प्रणाली जो है वो हम यहां देने जा रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने 68 चुनाव क्षेत्रों में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात की है, जिसको राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का नाम दिया है। सारी सुविधाएं उसके बीच में होंगी, सारी सुविधाएं होंगी, और कभी हमारे बच्चे के दिमाग में हीन भावना नहीं आएगी कि हमारा सहपाठी जो है वो चंडीगढ़ पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, बॉम्बे पढ़ रहा है। वो सारी फैसिलिटीज जो है वो हर चुनाव क्षेत्र के एक स्कूल में जो है वो दी जाएंगी। मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार किया है। उसमें हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार भाई हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहां प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सीमित साधनों से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का जो प्रयास किया है। आप बार बार यहां चिल्लाते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। 5 साल सोए रहे आप, अपने समय में कर लेने थे आपने काम। हमारे से आप पूछते हैं, जब आप हमें कहते हैं कि आपके समय में काम नहीं हो रहा, भाई हम जो है, हमारी सरकार जो है, वो हमारे मुख्यमंत्री जो है वो एक दृष्टि से पूरे हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश का समान विकास करना चाहते हैं। जहां जिस चीज की जरूरत है, जहां जिस चीज की जरूरत है उस चीज को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। आप चरणबद्ध तरीके की बात कर रहे हैं, तो चरणबद्ध तरीके का मतलब यह है जहां जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को वहां पे दिया जाएगा। जहां जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वहां नहीं दिया जाएगा, चाहे आप जितने मर्जी चिल्लाते रहो। आपके चिल्लाने से वो चीज आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि आप जो है अननेसेसरी उस चीज की डिमांड करते हैं। अगर आपके चुनाव क्षेत्र में किसी स्कूल को खोलने की बात है तो स्कूल खोलेंगे, कोई सड़क बनाने की बात आएगी तो सड़क बनाएंगे, हॉस्पिटल की बात आएगी तो बनाएंगे, नीड बेस। दफ्तर खोलने की बात आएगी तो दफ्तर भी खोलेंगे। नो ग्रीड बेस, नीड बेस, नीड बेस होगा, तो नीड बेस तरीके से जो है वो काम किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। यहां कह रहे थे, अभी मेरे से पिछले वक्ता कह रहे थे कि जी हरोली में काम हो रहा है, देरा में काम हो रहा है, नदौड़ में काम। अरे भाई ज्वाला जी का भी नाम है, ज्वाला जी में भी काम हो रहे हैं। इस बजट में 4 चीजें तो ज्वाला जी की हैं। ज्वाला जी को 2 33 केवी के सब स्टेशन मिले, मझीण में और ठेड़ा में। ज्वाला जी में खुंडिया की नगर पंचायत बनी है, उसके लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान हुआ। ज्वालामुखी में वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है लुथान में बनेगा, और ज्वालामुखी की वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 43 करोड़ रुपया जो है ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी रखा गया है। और सबसे ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है। जहां
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल की बात की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वहां रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी बात की। और मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ज्वालामुखी शहर के सुंदरीकरण और मंदिर में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कम नहीं होता 100 करोड़ रुपया, ये पहली बार हो रहा है। किसी भी धार्मिक स्थान के लिए, ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, नैना देवी है, बाबा बालकनाथ है, पहली बार 100 करोड़ रुपया जो है, मैंने पहले कह दिया, ये मुखिया का, परिवार के मुखिया का, आप परिवार के मुखिया का फर्ज होता है कि कहां से पैसा आए। आप रणधीर जी आप सीनियर मेंबर हैं, आप अपने परिवार को कभी बताते हैं कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं? आप बताते हैं? आप किसी को नहीं बताते। बच्चों को नहीं पता होता कि बापू के पास कितने पैसे हैं, बापू किस तरीके से काम करता है, ये बच्चों को पता नहीं होता। ये नहीं, गलत बात है। आप यहां पे जो मर्जी बोलते रहो, ये आप जो मर्जी बोलते रहो। कोई भी व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होता है वो अपने परिवार को कैसे चलाता है, उसको कितनी मुश्किलें आती हैं, किन मुश्किलों का सामना करके वो आगे बढ़ता है, ये उसकी हेडेक होती है। और मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इससे वाकई ही रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी। ज्वालामुखी मां का दरबार जो है, पूरे विश्व से लोग मां के दर्शन करने के लिए आते, उनके सुख सुविधाएं मिले, वो वहां पे रुकें, ज्वालामुखी की इकोनॉमी बढ़े, ज्वालामुखी शहर एक सुंदर शहर बने। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो प्रयास किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैंने पहले भी कहा, मेरे चुनाव क्षेत्र में आप चलिए, जो भी मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की सारी पूरी हो गई, 14 की थी 12 पूरी हो गई है। उसके अलावा भी कई घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने जो की भी नहीं है, उन पे भी काम हो रहा है। आप देखिए चल के, सिधौड़ा पत्तन पे जो है 35 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है, अमतर में जो है वो 35 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है वो मेरे चुनाव क्षेत्र में चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कहने से जो है वो विकास जो है वो रुका हुआ पड़ा हुआ है। आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, अपनी बातों से आप समाज में जो है बदमजबी पैदा करने का प्रयास करते हैं। एक समान विकास पूरे हिमाचल प्रदेश का हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी विधायक ऐच्छिक निधि जो है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए, और BKNY उसमें भी, मैं नहीं बोलता कि 25 की जाए, 30 की जाए, सीमित साधनों में आप जितनी कर सकते हैं उतनी कर दी जाए, ताकि विधायकों को जो है इसमें जो है कोई दिक्कत ना आए। और अभी परमार जी आप बोल रहे थे, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आप बोल रहे थे कि इंदिरा जी के, राजीव जी के नाम पे जो है वो कब तक आप वोट लेते रहेंगे, कब तक आप उनका नाम, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी, दो हमारे नेता ऐसे हुए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। इस देश की आजादी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सदस्य हूं। हमारे पिताजी ने भी, हमारी माताजी ने भी, हमारे नाना जी ने भी इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, तभी आज हम इस विधानसभा के अंदर बैठ के जो है वो अपने भाषण दे रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। पर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आप अपने नेताओं का क्यों नाम लेते हैं? उनके नाम पे आप क्यों वोट मांगते हैं? उनका नाम लेके क्यों चलते हैं? आप अपने नेताओं की बात तो छोड़ो, आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, आप तो भगवान को भी बेच रहे। हम तो अपने नेताओं, और ये नेता हमारे अमर हैं, और जो व्यक्ति अमर हो जाता है उसका नाम जो है जब तक सूरज चांद रहता है तब तक वो नाम रहता है उनका। आपके किस नेता ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है? बताओ जरा, खड़े होकर एक नाम लो तो, किसी एक नेता का नाम लो जिसने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो, किसी एक नेता का नाम लो जिसने कुर्बानी दी हो। आप लोगों ने तो देश की आजादी को ठुट मारने की भी बात की है आपने, आपके नेताओं ने तो ठुट मारने की भी बात की है। आप क्या बातें करते हो? आप क्या बात करते हो? आपने तो स्टेटहुड के लिए भी जो है ठुट मारने की बात की है, आपके नेताओं ने की है। हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ठाकुर साहब, हमने फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। आपके किसी नेता ने जो है देश के लिए कुर्बानी नहीं दी है, इसलिए आप जो है ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता क्योंकि बेबाक हूं, मैं कुछ भी बोल देता हूं और फैक्ट्स पे बोलता हूं, फैक्ट्स पे बोलता हूं। मैं कभी तथ्यों से परे कोई बात नहीं करता हूं। मैं इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे
के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है वो पूरे वर्गों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, नौजवानों के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है। और आप चिंता न करें, हमने जो गारंटियां दी हैं वो भी हम पूरी करेंगे, वो गारंटियां भी पूरी होंगी और इसका हिसाब किताब 2027 में हिमाचल प्रदेश की जनता करेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं, क्योंकि वो पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हर वर्ग के लिए है, इसलिए मैं पुरजोर उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।